हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और एक दिन में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर जाते हैं, साथ साथ कई मीटिंग्स, और अब चुनाव है तो रैलियां लगातार। नरेंद्र मोदी चुनाव में बिहार में अपने अभियान की शुरुआत जमुई से करते हैं। इस सीट पर 2014 और 2019 में चिराग पासवान लड़े थे, जीते थे, लेकिन इस बार उनके जीजा अरुण खड़े हैं। 40 सीटों वाले बिहार में पहली रैली जमुई में। अब जमुई में क्यों, इसका एक राज है। ये राज मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया, दोनों को देश को बदनाम करने वाली पार्टी बताया। जमुई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बता रहे हैं कि बिहार का रण जोरदार होने वाला है, निर्णायक होने वाला है। और एनडीए ने पिछली बार जितनी सीटें अपने हिस्से में ली थीं, उसमें जो बच गया था उसको भी वो लेने की तैयारी में दिख रहा है। बिहार में बीजेपी इस बार 100% स्ट्राइक रेट के लिए जोर लगा रही है। 40 सीटें हैं, पिछली बार एक बस छिटक गई थी। कोशिश है कि इस बार वो भी झोली में आ जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए में आ चुके हैं। बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए अपने सहयोगियों के साथ सीटों की साझेदारी भी सही तरीके से की। आज रैली में वो सारे नेता थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी। तो अब बिहार में 40 सीटों का बंटवारा जो बीजेपी ने किया, उसमें 17 खुद लड़ रही है। 16 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू को दे रखा है। एक सीट गया वाली जीतनराम मांझी लड़ेंगे, हम पार्टी उनकी। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी एक सीट, और एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान की अगुवाई में लड़ रही है, उसको 5 सीटें मिली हैं। तो नीतीश कुमार के बाद जो दूसरा सबसे मजबूत साझेदार बिहार में है, वो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है, चिराग पासवान जिसके नेता हैं। पहले फेज में 19 अप्रैल को जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में वोटिंग होगी। पहले फेज के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा चुनावी अभियान की शुरुआत की। अब सवाल उठता है कि जमुई क्यों? ठीक है, पहले फेज में चुनाव होंगे उधर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जमुई को क्यों चुना, यह सवाल मेरे जहन में भी आया। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने मेरठ को क्यों चुना। बीजेपी का गढ़ नवादा है, औरंगाबाद भी है, वहां नहीं गए, जमुई गए। कारण ये है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जमुई जो है, पिछली बार प्रधानमंत्री ने बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से की थी, और जमुई से करने का नतीजा ये था कि बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए लेकर के चला गया था। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मेरठ की शुरुआत उन्होंने 2019 में की थी, और मेरठ से चुनाव अभियान की शुरुआत करने का नतीजा ये रहा कि 80 में से 62-64 सीटें एनडीए के हिस्से में आ गई। तो प्रधानमंत्री मोदी के जमुई और मेरठ के कनेक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बिहार में इस रैली में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी इन दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया, और इस बात को लोगों के बीच में बार बार बिठाने की कोशिश की कि जो सत्ता में रहे बिहार में पहले से, कांग्रेस और आरजेडी के, उन्होंने बिहार की बेहतरी कभी की नहीं, और बिहार अगर जिस हालत में है उसका बहुत बड़ा कारण वे लोग हैं। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। जमुई में नरेंद्र मोदी। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था,
अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है, चुन चुन करके इनको साफ करना है। जमुई एनडीए के लिए तो शुभ रहा ही है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के लिए जिस जगह को चुनते हैं वो शुभ मान के चुनते हैं। शुभ जो है वो लाभ के लिए हो, शुभ लाभ, इसलिए मेरठ है, इसलिए जमुई है। और ये जमुई चिराग पासवान के लिए भी लकी रहा। पिछली बार वे इस सीट से जीत करके लोकसभा पहुंचे और 2014 में भी जीत करके पहुंचे। इस बार जमुई सीट पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट गठबंधन के तहत एलजेपी रामविलास पासवान को मिली है। जमुई से चुनाव अभियान की शुरुआत करके बीजेपी ने एक और बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी बिहार में अपने बड़े भाई की भूमिका को लेकर के गंभीर है। एनडीए के साथियों को मजबूती देना उसकी प्राथमिकता है। जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली इसका प्रमाण है। जमुई से अरुण भारती मैदान में हैं, जबकि जमुई से सटे नवादा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के। नवादा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां 1996 से ही बीजेपी का परचम लहरा रहा है। इसी तरीके से औरंगाबाद सीट भी बीजेपी के लिए खास रही है। वहां से उसके 2 बार सांसद सुशील कुमार सिंह फिर से मैदान में हैं। इन सब बीजेपी दिग्गजों के बीच प्रधानमंत्री ने एलजेपी के नए प्रत्याशी अरुण भारती को चुना। जमुई के मंच से उनके लिए माहौल बनाया। रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी लीडरशिप को साबित किया है। एनडीए के जितने भी दल हैं, उनको सीटों का बंटवारा करना हो या फिर उनको बांध करके रखना हो या फिर उनके लिए फ्रंट से लड़ना हो, वो सब जगह खुद को साबित कर रहे हैं और ये बड़ी खासियत है। वो राजनीति में निजी संबंधों को महत्व देते हैं। रामविलास पासवान के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे, उसे वे चिराग के साथ भी निभाते रहे।
मन से चिराग को अपना छोटा भाई बताना, कई मौकों पर मोदी चिराग के साथ अपनापन दिखाते रहे हैं और ये कई बार तस्वीरें बताती रही। चिराग भी इसे बखूबी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस भावना का बहुत सम्मान करते हैं। इसी वजह से वे खुद को मोदी का हनुमान भी कहते रहे। जमुई के मन से चिराग ने पीएम मोदी को बिहार की 40 सीटें देने का संकल्प दोहराया। साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं जो पिछली बार 1 सीट की चूक रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, इस बार उसको भी पूरा करके 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई रैली एक और लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। उन्होंने एक सभा में 6 सीटों को साधने का काम किया है। रैली जब भी तय की जाती है तो यह देखा जाता है कि इस जगह से हम आसपास कितनी जगहों पर प्रभाव डाल सकते हैं और अपनी पार्टी या गठबंधन के लिए वोट बटोर सकते हैं। तो ये जो 6 सीटें हैं जमुई के आसपास की, आप मैप देखिए, जमुई, मुंगेर, बांका, नवादा और गया, ये 6 की 6 सीटें साउथ बिहार के आप मान सकते हैं और अहम सीटें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बांका में दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जबकि मुंगेर में चौथे फेज में 13 मई को मतदान होना है। 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। गया से इस बार एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी मैदान में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। पीएम मोदी को जमुई रैली का फायदा उनको भी मिलेगा, जो इस बार की रैली मोदी की हुई। जमुई की चुनावी रैली से दूसरी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुर्खियों में है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी है। जमुई के मन से नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब बने रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। पीएम मोदी और नीतीश 32 दिनों के बाद एक बार फिर एक मंच पर एक साथ दिखे। इससे पहले दोनों औरंगाबाद में दिखे थे। इस बार भी औरंगाबाद की तरह नीतीश कुमार वही बात कह रहे थे। वहां जितने लोग मौजूद हैं, कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इसके साथ ही एक बहुत ही खास बात नीतीश ने अपने भाषण में कही और इसकी भी चर्चा है। नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद दिलाते हुए मुस्लिम वोटरों से अपील की कि आप एनडीए को ही वोट कीजिए। हम लोग हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता है। नीतीश कुमार को सुनिए। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ज्यादा कर रहे हैं। आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था। अब आज तक जो करते रहते हैं, अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत
हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसे याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए। पाला बदल जाए तो आदमी का बयान कैसे बदल जाता है। ये पुल देखिए, ये पुल हमने बनवाया है। जो पुल गिरे वो किसने बनवाए थे? भागलपुर, बेगूसराय, 600 करोड़ के पुल। राजनीति गजब खेल है। इस पार हैं तो जुबान कुछ और चलती है, उस पार हो जाते हैं तो बयान कुछ और हो जाते हैं। ये उस पार इस पार का खेल राजनीति में चलता रहता है और जनता तमाशा देखती है। चुनाव पीक पे है, चल रहा है, और कांग्रेस की बात किए बगैर बात पूरी होती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में पतझड़ चल रहा है। एक एक करके जाने पहचाने चेहरे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा चेहरा जो जनाधार का है लेकिन पब्लिक नहीं जानती है, जो टीवी पे दिखते रहते हैं, जो पार्टी के लिए लगातार बोलते रहते हैं, पैरवी करते रहते हैं, वकालत करते हैं पार्टी की, वो छोड़ के जा रहे हैं। उनके स्टार हैं। 24 घंटे में कांग्रेस ने 3 बड़े चेहरे गंवाए, और ये सब सालों से कांग्रेस के साथ थे। 3 चेहरों को आप देखिएगा, संजय निरुपम, गौरव बल्लभ, और कांग्रेस का सेलिब्रिटी स्टार चेहरा बॉक्सर विजेंदर सिंह स्क्रीन पे हैं। ये वो लोग हैं मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के हाथ को मजबूती देते रहे, कांग्रेस की आवाज बुलंद करते रहे, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दम भरते रहे। अचानक इनका मोह भंग हो जाता है। ऐन मौके पर जो चुनावी जंग अपने चरम पे है, आपको अब अपना खून पसीना झोंकना है, पूरी ताकत लगानी है, इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये बड़े चेहरे इस वक्त ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट होगा, जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा, पार्टी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ताओं को भी इनकी बातें प्रभावित करेंगी। आपका मनोबल टूटता है। चुनाव के समय में कार्यकर्ता, नेता अगर मनोबल कम होता है तो पार्टी की ताकत में भी उतनी ही कमतरी होती है। ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं। अब ये 3 लोग अंदर खाने की बात बताने लगे, खास करके संजय निरुपम और गौरव बल्लभ। कैसे कांग्रेस में नेतृत्व का संकट गहराया हुआ है, कैसे कांग्रेस अपने सहयोगियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता ये जो लोग हैं, संयोग देखिए कि 24 घंटे के भीतर तीनों का एक साथ मोह भंग होता है, एक के बाद एक। तीनों की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से अनबन हुई। बारी बारी से तीनों कांग्रेस छोड़ते चले गए। गौरव बल्लभ और विजेंदर ने तो लगे हाथ बीजेपी ज्वाइन कर ली, छोड़ा उधर पकड़ा। 3 अप्रैल बुधवार के दिन दोपहर में इंटरनेशनल बॉक्सर, ओलंपियन चैंपियन विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसी दिन कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। उससे पहले उनका मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था खड़गे साहब को। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट को लेकर संजय निरुपम नाराज चल रहे थे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट। यानी कि 4 अप्रैल की सुबह कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने अचानक कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और कुछ ही देर में गौरव बल्लभ ने कमल हाथ में थाम लिया। ये तीनों महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं संजय निरुपम, वहां से 2009 में सांसद रहे नॉर्थ मुंबई से। मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच में एक साझा चेहरा है। ऐसे वक्त में संजय निरुपम उत्तर भारतीयों की आवाज बुलंद करते रहे हैं जब जब कांग्रेस को जरूरत वहां पड़ती रही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मराठियों और उत्तर भारतीयों के बीच में वहां चलता रहा है, तो सेतु या पुल का काम करते रहे।
अपने दम पर कांग्रेस के झंडे के नीचे मुंबई में रहने वाले बिहार यूपी के लोगों को एकजुट करते रहे। जाहिर है संजय निरुपम का कांग्रेस से बाहर होना कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा है, खासकर तब जब एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र में, पूर्व मुख्यमंत्री मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के नौजवान और प्रभावी नेता, इन दोनों ने पहले पार्टी छोड़ रखा है। अब संजय निरुपम नॉर्थ मुंबई से सांसद रहे। इस बार वे नॉर्थ वेस्ट सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना उनकी है, उन्होंने मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। उसमें नॉर्थ वेस्ट की सीट भी आती है और उत्तर पश्चिम सीट जैसे ही शामिल की उद्धव ठाकरे ने, संजय निरुपम का माथा ठनका, वे नाराज हो गए। सीटों के बंटवारे में उद्धव गुट के हावी होने की बात पार्टी के अलग अलग फोरम पर उन्होंने रखना शुरू कर दिया, लेकिन बात बनी नहीं। इस बीच कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी को आधार बना करके संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया। अब संजय निरुपम की बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से हो गया था। वे कहते हैं कि उन्होंने खुद पार्टी से इस्तीफा दिया है। उसके बाद पार्टी ने सस्पेंड करने का प्रेस नोट जारी किया। संजय निरुपम ने बताया कि कैसे कांग्रेस के अंदर 5 पावर सेंटर हैं, अगर उनकी माने तो, और सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। हो सकता है कि सही कह रहे हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये वही संजय निरुपम हैं जो कांग्रेस के लिए आवाज बुलंद किए रहते थे, बीजेपी पर हमलावर रहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते थे, लेकिन अब उनके ही सुर नरम पड़ गए। आप बयान सुनिए दोनों। मैंने तो कल बताया परसों माझा कट्टा में कि हिंदुस्तान में इस समय सोना का भाव, बेटी की उम्र और मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तब उसके बाद आगे क्या पूछना चाहते हैं बताइए। समय बदल गया है, 1947 नहीं है ये, 1960 नहीं है, 1990 नहीं है, ये 2024 है। पूरा एक जेनजी जनरेशन तैयार है जिसके अपने आग्रह हैं, अपने सरोकार हैं। पूरी एक नई जनरेशन है, पूरी नई सोच है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और समय के साथ जो नहीं बदलता वो खड्डे में गिर जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। राजनीति की मजबूरी देखिए। आज संजय निरुपम को मोदी का नेतृत्व अच्छा लग रहा है। आज आपको संजय निरुपम का पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए, जब वे अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते थे। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गंवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है।
अब गौरव वल्लभ दूसरे साहब पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस और बीजेपी में आ गए। आपको याद होगा गौरव वल्लभ पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से लाइव डिबेट में पूछ दिया था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। डिबेट के दौरान संबित पात्रा मोदी सरकार की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, उन्होंने खुद ही बताया कि 5 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। गौरव वल्लभ पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके। बीजेपी को अर्थव्यवस्था के मामले में बुरी तरीके से घेरने वाले गौरव वल्लभ अब बीजेपी के साथ हैं। अपना गणित फिट कर लिया। बीजेपी का चोला पहनकर उनके सुर भी बदल गए हैं। आप आज बीजेपी वाले गौरव वल्लभ को सुनिए। बीजेपी वाले सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। सनातन पर सवाल आप उठाएंगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, बहुत तकलीफ होती है सुनने में। जो सरकार देश की तरक्की कर रही है उसका हाथ मजबूत करें, हाथ बटाएं, ये हम चाहते हैं, इसलिए हम इधर आ गए। जिस गौरव वल्लभ को मोदी सरकार की नीतियों में पहले खोट नजर आता था, आज उन्हें सब अच्छा अच्छा लग रहा है। आज आपको गौरव वल्लभ का पुराना बयान भी, जैसे कि आप संजय निरुपम का सुने, इनका भी सुनना चाहिए। जब वे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर मोदी सरकार को घेरा करते थे, सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाया करते थे, सुनिए। जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है और मैंने आपको उन कमोडिटीज का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? अब विजेंद्र सिंह की बात करते हैं। विजेंद्र कांग्रेस का बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा था। राहुल गांधी के साथ बॉक्सिंग करते हुए उनकी फोटो वायरल हुई थी, पोज देते हुए। बॉक्सिंग करते नहीं कहूंगा मैं। विजेंद्र राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी बने थे। ओलंपिक पदक विजेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और राहुल गांधी के नजदीकी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने यह जो यात्रा राहुल गांधी के साथ शुरू की थी, अपना रास्ता बदल लिया। विजेंद्र ने साल 2019 में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े, हारे बीजेपी रमेश पिधोड़ी से। इस बार वे अपने गृह क्षेत्र भिवानी से टिकट चाहते थे, जबकि कांग्रेस उन्हें मथुरा से हेमा मालिनी के मुकाबले में उतारने की तैयारी में थी। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। विजेंद्र जाट समाज से आते हैं, अब बीजेपी का हिस्सा है। खिलाड़ियों के मुद्दों पर बीजेपी को घिरने वाले विजेंद्र के भी सुर अब बदल गए हैं। आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सूरमा हो गए। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ।